कक्षा 11वीं के ऊष्मागतिकी के पाठ में हम एंट्रोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। एंट्रोपी उन महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है जिसे छात्रों को रसायन विज्ञान और भौतिकी का अध्ययन करते समय स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता होती है। इसे कई तरीक़ों से इसकी परिभाषित किया गया है और इसे विभिन्न चरणों या उदाहरणों में लागू कर सकते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स चरण में, ब्रह्मांड में और यहाँ तक कि अर्थशास्त्र में भी। एंट्रोपी की अवधारणा मूल रूप से रोज़मर्रा की घटनाओं में होने वाली सहज परिवर्तनों या ब्रह्मांड की अव्यवस्था की प्रकृति के बारे में बात करती है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक अवधारणा होने के अलावा एंट्रोपी को अक्सर एक मापने योग्य भौतिक संपत्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब एंट्रोपी का अर्थ होता है अनिश्चितता या उसको एक और शब्द बोलते हैं स्वतः प्रवर्तिता या यादृश्यता या अनियमितता। तो एंट्रोपी का अर्थ होता है अनियमितता। यह आमतौर से अनिश्चितता से जुड़ा हुआ शब्द है। हालांकि इस शब्द का प्रयोग शास्त्रीय थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी, सांख्यिकी, भौतिकी और यहाँ तक कि सूचना सिद्धांत से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता है। भौतिकी और रसायन विज्ञान में इसके अनुप्रयोगों के अलावा यह जैविक प्रणालियों और जीवन, समाजशास्त्र, मौसम विज्ञान, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ दूरसंचार में सूचना के संचरण को मापने के लिए उनके संबंधों में लागू होता है। अब एंट्रोपी क्या है? आमतौर पर एंट्रोपी को किसी सिस्टम की यादृच्छिकता यानी कि अनिश्चितता या विकार के माप के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अवधारणा को जर्मन भौतिक विज्ञानी रुडोल्फ क्लासियस ने वर्ष 1850 में पेश किया था। ये सामान्य परिभाषा के अलावा इस अवधारणा के लिए एंट्रोपी की कई परिभाषाएं मिल जाएगी। यहाँ पर हम दो परिभाषाओं को देखेंगे। एक तो है एंट्रोपी के ऊष्मागतिकी के दृष्टिकोण से। हम लोग फिजिक्स में ये परिभाषा लिखते हैं कि हम एक प्रणाली के सूक्ष्म विवरण पर विचार नहीं करते हैं। इसके बजाय तापमान, दाब, एंट्रोपी और गर्मी क्षमता जैसे थर्मोडायनेमिक्स गुणों के संदर्भ में सिस्टम के व्यवहार का वर्णन करने के लिए एंट्रोपी का उपयोग किया जाता है। और सांख्यिकी परिभाषा है जिसे बाद के चरण में विकसित किया गया था, जो थर्मोडायनेमिक्स गुणों पर केंद्रित थी, जिन्हें एक प्रणाली के आणविक गति के आंकड़ों के संदर्भ में परिभाषित किया गया था। तो एंट्रोपी आणविक विकार का एक उपाय है। मतलब दो जगह एंट्रोपी का यूज होता है, एक तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ऊष्मागतिकी में, और सांख्यिकी परिभाषा सांख्यिकी में। एंट्रोपी की अन्य लोकप्रिय व्याख्याएं हैं। यदि हम क्वांटम सांख्यिकी यांत्रिकी के बारे में बात करते हैं तो वान न्यूमैन ने घनत्व मैट्रिक के माध्यम से एंट्रोपी की धारणा को क्वांटम डोमेन तक बढ़ाया। अभी आपको इतना और आगे का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मांड में एंट्रोपी को ब्रह्मांड की अधिकतम एकरूपता की स्थिति प्राप्त करने की काल्पनिक प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें कहा गया है कि मामला एक समान तापमान पर होना चाहिए। तो किसी भी मामले में आज एंट्रोपी शब्द का प्रयोग भौतिकी या गणित से बहुत दूर कई अन्य विज्ञानों में किया जाता है। और हमें यह कहना होगा कि जब तक हम कठोर मात्रात्मक चरित्र को बनाए नहीं रखता है। मतलब एंट्रोपी का प्रयोग केवल विज्ञान का ही नहीं होता, अन्य विषयों में भी इसका उपयोग होता है। एंट्रोपी का गुण, यह एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। इसे एस के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन मानक अवस्था में इसे S0 या S0 के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका SI मात्रक जूल केल्विन मोल है, J/K। इसकी CGS इकाई केल्विन किलो मोल है। एंट्रोपी एक व्यापक संपत्ति है, जिसका अर्थ यह है कि यह एक प्रणाली के आकार या सीमा के साथ मापता है। एंट्रोपी परिवर्तन और गणना। तो एंट्रोपी एक परिवर्तन के दौरान एक प्रक्रिया को इज़ोटर्मली रूप से उत्सर्जित या अवशोषित गर्मी की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है और निरपेक्ष तापमान से विपरीत रूप से विभाजित किया जाता है। एंट्रोपी का सूत्र है डेल्टा एस बराबर Q ISO/T। यदि हम उच्च तापमान और कम तापमान पर समान मात्रा में गर्मी जोड़ते हैं तो यादृच्छिकता कम तापमान पर अधिकतम होगी। इससे यह पता चलता है कि तापमान एंट्रोपी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुल एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस कुल बराबर होता है डेल्टा एस परिवेश प्लस डेल्टा एस प्रणाली
प्रणाली को निकाय भी बोलते हैं, सिस्टम भी बोलते हैं। कुल एंट्रोपी परिवर्तन प्रणाली और परिवेश के एंट्रोपी परिवर्तन के योग के बराबर होता है। यदि सिस्टम तापमान T1 पर ऊष्मा Q की मात्रा खो देता है जो तापमान T2 पर परिवेश द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो S कुल की गणना कर सकते हैं। S प्रणाली बराबर -Q/T1, S आसपास बराबर Q/T2, S कुल बराबर -Q/T1 + Q/T2। यदि S योग धनात्मक है तो प्रक्रिया स्वतः पूर्त होती है, मतलब अपने आप होती है, और यदि S का योग ऋणात्मक है तो प्रक्रिया अनायास हो जाती है, और यदि डेल्टा S का योग 0 है तो प्रक्रिया संतुलन पर है। एक आदर्श गैस के इज़ोटर्मल प्रतिवर्ती विस्तार के दौरान एंट्रोपिक परिवर्तन डेल्टा S बराबर होता है Q रेव ISO/T। ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार U बराबर होता है Q + W। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार के लिए डेल्टा U बराबर होता है 0, तो Q रेव बराबर होता है, रेव मतलब रिवर्सिबल, Q रिवर्सिबल बराबर W रिवर्सिबल बराबर nRT/ln V2/V1। इसलिए डेल्टा S बराबर होगा nRLn V2/V1। प्रतिवर्ती रुद्धोष्म विस्तार के दौरान एंट्रोपी परिवर्तन। रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए ऊष्मा विनिमय 0 होगा, इसलिए प्रतिवर्ती रुद्धोष्म प्रसार एक स्थिर एंट्रोपी पर हो रहा है। Q बराबर 0, इसलिए S बराबर क्या होगा 0। भले ही प्रतिवर्ती रुद्धोष्म प्रसार आइसेंट्रोपिक है और अपरिवर्तनीय रुद्धोष्म प्रसार आइसेंट्रोपिक नहीं है, S 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक्स के बीच में हम लोग तुलना करके देखते हैं। तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम होता है गर्मी ऊर्जा का एक रूप होता है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स प्रक्रियाएं ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के अधीन होती है। इसका अर्थ होता है कि ऊष्मा ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, हालांकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है और ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे जब एक ठोस का द्रव में परिवर्तन होता है और द्रव या गैसों में परिवर्तन होता है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, और जब गैसीय उत्पादकों के मोलों की संख्या अभिकारकों की संख्या से बढ़ जाती है तो एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। कुछ चीज़ें एंट्रोपी के बारे में अपेक्षाओं के विपरीत होती है। कठोर उबले अंडे में बिना उबले अंडे की तुलना में अधिक एंट्रोपी होती है। यह प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विकृतीकरण के कारण होता है। प्रोटीन पेचदार संरचना से यादृच्छिक कुंडली रूप में बदल जाता है। यदि हम एक रबर बैंड को खींचते हैं तो एंट्रोपी कम हो जाती है, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स अनकॉल्ड हो जाते हैं और अधिक व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं, इसलिए यादृच्छिकता कम हो जाती है। यादृच्छिकता मतलब अव्यवस्था की माप। तो एंट्रोपी क्या है? किसी भी परमाणु या अणु में अव्यवस्था की माप रहती है। अब ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है, एंट्रोपी का क्या उपयोग होता है, ये दोनों में क्या संबंध है। तो सभी स्वाभाविक रूप से होने वाली स्वतः स्फूर्त प्रक्रियाएं थर्मोडायनेमिक्स रूप से अपरिवर्तनीय होती हैं। मतलब कुछ प्रक्रियाएं अपने आप होती हैं ना, उसे स्वस्फूर्त प्रक्रिया कहते हैं। एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की बर्बादी के बिना काम में गर्मी का पूर्ण संचरण थर्मोडायनेमिक्स रूप से संभव नहीं है। तो ब्रह्मांड, और तीसरा बिंदु है ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। कुल एंट्रोपी परिवर्तन हमेशा सकारात्मक होता है। एक प्रणाली की एंट्रोपी और आसपास की एंट्रोपी 0 के से अधिक होती हैं। तो डेल्टा कुल बराबर होता है डेल्टा S परिवेश धन डेल्टा S प्रणाली, ये बड़ा होता है 0 से। ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम और एंट्रोपी। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी 0 के करीब पहुंचती है, क्योंकि वह ठोस में अव्यवस्था नहीं होती, इसलिए उसकी एंट्रोपी 0 के लगभग होती है, क्योंकि तापमान पूर्ण तापमान के करीब पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निरपेक्ष 0 पर क्रिस्टल में एक पूर्ण क्रम होता है। इस नियम की सीमा यह है कि कई ठोसों में निरपेक्ष 0 पर 0 एंट्रोपी नहीं होती है, जैसे कांच है। कांच ऐसा ठोस है जिसमें ठोस अपने समस्थानिकों का मिश्रण होता है। अब चरण संक्रमण के दौरान एंट्रोपी परिवर्तन। एक है फ्यूजन की एंट्रोपी, मतलब फ्यूजन मतलब गलना। जब कोई ठोस द्रव में पिघलता है तो यह एंट्रोपी में वृद्धि होती है।
चरण परिवर्तन के साथ अणुओं की गति की स्वतंत्रता बढ़ने पर एंट्रॉपी बढ़ती है। अब है संलयन की एंट्रॉपी। संलयन मतलब जुड़ना। संलयन की एंट्रॉपी गलनांक से विभाजित संलयन की एंथैल्पी के बराबर होती है। तो क्यू फ्यूज एस बराबर डेल्टा फ्यूज एच बटे टी एफ। एक प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि एक चरण संक्रमण जैसे कि संलयन तब होगा जब गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन नकारात्मक है। तो अधिकांश समय फ्यूज एस धनात्मक होता है। इसका अपवाद है हीलियम ऋण 3 में 0 डिग्री केल्विन से नीचे के तापमान पर संलयन की ऋणात्मक एंट्रॉपी होती है। इसलिए हीलियम ऋण 4 में भी 0.8 केल्विन से नीचे संलयन की एंट्रॉपी ऋणात्मक होती है। अब है वाष्पीकरण की एंट्रॉपी। वाष्पीकरण की एंट्रॉपी एक ऐसी अवस्था है जब एक तरल के वाष्प में परिवर्तन के रूप में एंट्रॉपी में वृद्धि होती है। मतलब एक तरल वाष्प में बदलता है तो उसके अणुओं में अव्यवस्था बढ़ जाती है, तो उसकी एंट्रॉपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यह आणविक गति में वृद्धि के कारण होता है जो गति की एक यादृच्छिकता पैदा करता है। तो वाष्पीकरण की एंट्रॉपी कथनांक से विभाजित वाष्पीकरण की एंथैल्पी के बराबर होती है। तो डेल्टा वेपोराइजेशन एस बराबर डेल्टा वेपोराइजेशन एच बटे टी बी। एक यौगिक के गठन की मानक एंट्रॉपी। जब एक यौगिक का निर्माण होता है तब एंट्रॉपी में क्या परिवर्तन हो यह एंट्रॉपी में परिवर्तन है जो तब होता है जब मानक अवस्था में एक यौगिक का 1 मोल मानक अवस्था में तत्वों से बनता है। स्वच्छंदता। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं स्वतः स्फूर्त होती क्योंकि एस का परिवेश धनात्मक होता है जो डेल्टा एस को पूर्ण धनात्मक बनाता है। एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाएं सहज होती है क्योंकि डेल्टा एस प्रणाली सकारात्मक है और डेल्टा एस परिवेश नकारात्मक है, लेकिन कुल मिलाकर डेल्टा एस कुल सकारात्मक हो। सहजता की भविष्यवाणी के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन मानदंड एंट्रॉपी परिवर्तन मानदंड से बेहतर होता है क्योंकि पहले को सिस्टम के केवल मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता होती है जबकि बाद वाले को सिस्टम और परिवेश दोनों के एंट्रॉपी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अब हम एक पढ़ेंगे, नया टॉपिक है, उसी से एंट्रॉपी का उल्टा एनेगोट्रॉपी। यह एंट्रॉपी का उल्टा होता है। इसका मतलब है कि चीज़ें क्रम में होती हैं। एंट्रॉपी में चीज़ें क्रम में नहीं होती है, अवस्था में होती है। आदेश से इसका अर्थ है संगठन, संरचना और कार्य। यह यादृच्छिकता या अराजकता के विपरीत है। नेगोट्रॉपी। नेगोट्रॉपी का एक उदाहरण है तारा प्रणाली, सौर मंडल। अब इस कुछ प्रश्न को हल करेंगे। एक पृथक प्रणाली की एंट्रॉपी कभी भी क्या नहीं हो सकती है? एक पृथक प्रणाली की एंट्रॉपी कभी भी कम नहीं हो सकती है। इसका कारण है कि एक पृथक प्रणाली की एंट्रॉपी हमेशा बढ़ती है और स्थिर रहती है जब प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। जल के ट्रिक बिंदु पर एंट्रॉपी स्थिर क्यों होती है? ट्रिक बिंदु मतलब त्रिगुण। देखो, जल होता है ठोस, तरल और गैस, 3 चरणों में मिलता है ना, 3 अवस्था में मिलता है। तो त्रिगुण बिंदु ठोस, तरल और गैस चरणों के बीच एक साथ संतुलन की स्थिति को परिभाषित करता है। ट्रिक बिंदु में तीनों चरण एक साथ ही रहेंगे, ठोस, द्रव और गैस। उसको बोलेंगे वह बिंदु जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ एक ही अवस्था में है, वो कहलाता ट्रिक बिंदु। तो गैस चरण की एंट्रॉपी तरल चरण की एंट्रॉपी से अधिक होती है। क्या जमने से एंट्रॉपी बढ़ती है? पानी में बर्फ की तुलना में अधिक एंट्रॉपी होती है, इसलिए एंट्रॉपी पिघलने का पक्षधर है। और हिमीकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऊर्जा पानी से खो जाती है और आसपास के वातावरण में फैल जाती है। इसलिए जैसे जैसे परिवेश गर्म होता जाता है वे अधिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे होते हैं। इस प्रकार परिवेश की एंट्रॉपी बढ़ रही है। क्या कभी एंट्रॉपी कम हो सकती है? यह सिर्फ इतना कहना है कि ब्रह्मांड की कुल एंट्रॉपी कभी कम नहीं हो सकती। एंट्रॉपी कहीं कम हो सकती है बशर्ते कि कम से कम उतनी ही एक प्रणाली की एंट्रॉपी तभी घटती है जब वह किसी अन्य प्रणाली के साथ अंतःक्रिया करती है जिसकी एंट्रॉपी प्रक्रिया में बढ़ जाती है। यही कानून है। क्या एंट्रॉपी अनंत हो सकती है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।